एवरीवन वेलकम बैक टू द मॉडल टेस्ट पेपर 2। और इसमें हम जो भी हमारा जेनेटिक्स के अंदर टॉपिक्स मतलब कि 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हम प्रैक्टिस करके हमें पता चल सके कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है और किस टॉपिक पे हमें दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड क्लिकिंग ऑन माई वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए डीएनए मोलिक्यूल मेक्स कंप्लीट टर्न आफ्टर एवरी, मतलब एक जो मोलिक्यूल है, हमारा जो डीएनए मोलिक्यूल है वो कंप्लीट टर्न बनाता है हर कितने 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद। मेरा स्टाइलस नहीं चल रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद या 20 एंगस्ट्रॉम के बाद या 10 बेसिस के बाद या फिर 12 बेसिस के बाद। तो हमें पता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक कंप्लीट टर्न 10 बेसिस के बाद बनाता है। वैसे तो 10.5 होते हैं, 10.5 बेसिस होते हैं एक हमारे टर्न में, और जो पिच होती है एक हेलिकल टर्न की वो कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, सॉरी 3.4 नैनोमीटर होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। और एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड वॉज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन विट्रो बाय, ठीक है, इन विट्रो बाय ओक्वा और कॉर्नबर्ग, नीरेनबर्ग एंड ओक्वा, कॉर्नबर्ग एंड नीरेनबर्ग। तो जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है वो आर्टिफिशियली किसने, इन विट्रो, इन विवो होता है जब हम सेल में हमारे ऑर्गेनिज्म की सेल में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन विट्रो होता है जब हम सेल से बाहर लाके उसको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे क्या आते हैं, डीएनए आता है और आरएनए आता है। तो उसको आर्टिफिशियली सबसे पहले इन विट्रो सिंथेसाइज किसने किया था, ओक्वा एंड कॉर्नबर्ग ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे कॉर्नबर्ग हैं, जिसको हम आर्थर कॉर्नबर्ग बोलते हैं, आर्थर कॉर्नबर्ग बोलते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। और ओक्वा जो है हमारा, उन्होंने सेवरो ओक्वा इनका नाम है पूरा, इन्होंने पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम को डिस्कवर किया था जब ये आरएनए सिंथेसिस कर रहे थे। कौन से एंजाइम को, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम, फॉस्फोरिलेज एंजाइम को, ठीक है, जो आरएनए सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्म लाइक सिस्ट्रोन, म्यूटोन, रैकोन किसकी यूनिट होती है, रिकम्बिनेज की, ठीक है। म्यूटोन जब म्यूटेशन होता है ना। सिस्ट्रोन हमें पता ही है कि कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस के लिए यूज़ किया जाता है ना, सॉरी, हाँ ठीक है। वर कॉइंड बाय, किसने कॉइन की थी ये, हमारी जॉनसन ने की थी, वाल्डेयर ने की थी, बेंजर ने की थी या मैथी ने की थी, ठीक है। तो जो हमारी ये टर्म है ये किसने दी थी, हमारी बेंजर ने इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। और सिस्ट्रोन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होती है जीन की, मतलब कि कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है हमारा डीएनए, जो वो न्यूक्लियोसोम बनाता है ताकि हमारे एक छोटे से न्यूक्लियस में फिट हो सके, है ना। तो वो किस में रिच होता है, कौन सी हमारे अमाइनो एसिड उसमें प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, हिस्टेरिन, आर्जिनिन, हिस्टेरिन या ट्रिप्टोफैन। आर्जिनिन एंड लाइसिन जो कि बेसिक हमारे अमाइनो एसिड हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, किसमें, हिस्टेडिन में, ठीक है। और उनको हेल्प करते हैं हिस्टेडिन को, या सॉरी हिस्टेडिन बोल रही हूँ मैं बार बार, हिस्टेडिन इज एन अमाइनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन को हेल्प करते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए के साथ बाइंड कर पाए, क्योंकि ये बेसिक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे किसको, हमारे हिस्टोन प्रोटीन को। और हिस्टोन प्रोटीन डीएनए हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन में होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्यों होता है, क्योंकि उसमें हमारे बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन, इसी वजह से हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ग्रिफिथ यूज, ग्रिफिथ ने कौन सा ऑर्गेनिज्म एज अ मतलब एज अ
क्या बोले उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूरोस्पोरा क्रासा, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, डिप्लोकोकस निमोनिया, ई कोलाई, ई सर्च कोलाई मतलब ई कोलाई। तो उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनियाई का यूज़ किया था बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या करने के लिए, यहाँ पे प्रूव करने के लिए या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे हमारे डिप्लोकोकस निमोनियाई का यूज़ किया था और यहाँ पे न्यूमोकोकस बैक्टीरिया का उन्होंने यूज़ किया था, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया का यूज़ किया था। और उन्होंने बोला था एक बैक्टीरिया हमारा वायरुलेंट है, एक नॉन वायरुलेंट है। तो नॉन वायरुलेंट वायरुलेंट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से, डीएनए की वजह से होता है। नेक्स्ट है इन द एक्सपेरिमेंट ऑन द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए चारगफ एस्टिमेटेड, चारगफ ने एक रूल दिया था जिसमें हमारा एडेनिन किसके इक्वल होता है, थायमिन के, और ग्वानिन किसके इक्वल होता है, साइटोसिन के। और एडेनिन और थायमिन का रेशियो इक्वल होगा ग्वानिन और साइटोसिन के रेशियो के, है ना। और A+T हमारा इक्वल होगा 1 के, G+C हमारा इक्वल होगा 1 के। ये हमारा क्या था, चारगफ रूल था। ठीक है, तो यहाँ पे हम चारगफ रूल की बात कर रहे हैं। चारगफ रूल में बात किया गया है कि जब केमिस्ट्री ऑफ डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चारगफ, तो उन्होंने एस्टिमेट किया बेस कंपोजिशन को ऑफ ह्यूमन स्पर्म के अंदर, फाउंड डैट एडेनिन कॉन्स्टिट्यूटेड, और क्या पाया कि एडेनिन की अमाउंट क्या है, 31% है, और ग्वानिन की अमाउंट कितने हैं, 90%। देन द क्वांटिटी ऑफ साइटोसिन इन डीएनए ऑफ ए ह्यूमन सोमेटिक सेल इज लाइकली टू बी। अब ये तो बात कर रहे हैं स्पर्म की। स्पर्म क्या है, हमारे पास एक गैमेट सेल है ना, गैमेट सेल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक रिप्रोडक्टिव सेल है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम सोमेटिक सेल की बात कर रहे हैं, सोमेटिक सेल की बात करें तो उसमें हमारा साइटोसिन कितना होगा। ठीक है, हमें पता है कि एडेनिन कितना है, 31% है। इसका मतलब क्या है, थायमिन भी हमारे कितना होगा, 31%, क्योंकि एडेनिन किसके इक्वल होता है, थायमिन के, और ग्वानिन किसके इक्वल होता है, साइटोसिन के। अब ग्वानिन यहाँ पे 90% है, तो साइटोसिन भी कितना होगा, 90% होगा, 19% होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 19% होगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चारगफ रूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, in a given sample of nucleic acid G+C content is not equal to G+T, this indicates that sample is, देखो G, अगर हमारा G+A कंटेंट इज नॉट इक्वल टू C+T के, तो क्या होगा उसके अंदर, वो GC रिच सीक्वेंस होगा। जो हमारे पास डीएनए है वो GC रिच होगा या AT रिच होगा या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। वो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। क्यों, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में तो A किसके इक्वल होता है, T के, और G किसके इक्वल होता है, C के। इसका मतलब क्या है कि A+G हमेशा किसके इक्वल होगा, हमारा C+T के इक्वल होगा, है ना, C+T के इक्वल होगा। अगर ये इक्वलिटी नहीं मेंटेन हो रही किसी भी डीएनए के अंदर, तो वो डीएनए क्या होता है, हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ग्रेटली एक्सीड्स द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द यूकैरियोटिक सेल। हम यूकैरियोटिक सेल में बात कर रहे हैं कि जो लेंथ है डीएनए मॉलिक्यूल की वो एक्सीड कर रही है किसको एक्सीड कर रही है, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का जो साइज है उससे एक्सीड कर रहा है डीएनए। हाउ इज दिस डीएनए अकोमोडेटेड, इस डीएनए को छोटे से साइज में न्यूक्लियस के फिट करने के लिए कैसे अकोमोडेट किया जाए कि वो फिट हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सुपर कोइलिंग इन न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम में सुपर कोइलिंग करके, डीएनएज डाइजेशन करके, डीएनएज एंजाइम के थ्रू एलिमिनेशन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए को एलिमिनेट करके, उससे कट करके अलग करके, डिलीशन ऑफ नॉन एसेंशियल जीन, जो नॉन एसेंशियल जीन होते हैं, नॉन कोडिंग जो जीन होते हैं उनको डिलीट करके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बहुत ईजी है, सुपर कोइलिंग इन न्यूक्लियोसोम। ठीक है, डीएनए रैप हो जाता है न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ कोइल होके वो न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करता है, और फिर वो सुपर कोइलिंग करता है। उस सुपर कोइलिंग हेल्प करती है छोटे से न्यूक्लियस में फिट होने में, किसको, डीएनए को। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 वाज डिटेक्टेड इन, किस में डिटेक्ट की गई थी, सुपरनेटेंट में, सेडिमेंट में, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दिस। तो जब हर्से और चेस ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उन्होंने यूज़ किया था सल्फर 35 का। तो उन्होंने सुपरनेटेंट के अंदर सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 का यूज़ किया था। सल्फर 35 लेबल प्रोटीन
किस में था, बैक्टीरियोफेज में, और प्रोटीन कोट जो है वो बैक्टीरिया के बाहर रहती है ना, और वो किस में रहती है, सुपरनेटेंट में रहती है जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। किसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज को, क्योंकि रेडियो एक्टिव 35 जो प्रोटीन कोट होता है बैक्टीरिया का उसमें यूज़ किया गया था। ठीक है, अब जब बैक्टीरिया को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको अलग करेंगे, तो जो नीचे सुपरनेटेंट बचता है उसमें हमारा S35 लेबल प्रोटीन बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोफेज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज के रिस्पेक्ट में करेक्ट सीक्वेंस देखना है हमें, इनमें से क्या है, अगर हम हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट की बात करें। ठीक है, किसकी बात करें, हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट की बात करें तो देखो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ब्लेंडिंग, इन्फेक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन्फेक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लेंडिंग, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लेंडिंग, इन्फेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आता है हमारा, इन्फेक्शन आता है, फिर ब्लेंडिंग आती है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन आती है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे S35 लेबल बैक्टीरियोफेज होती है वो फेज सबसे पहले इन्फेक्ट करती है किसको, बैक्टीरिया को। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब जो ब्लेंडर है उसका यूज़ किया जाता है, ब्लेंडर सेपरेट कर देता है फेज के कोट को बैक्टीरिया से, है ना, फेज का कोट मतलब जो प्रोटीन कोटिंग है उसकी, है ना, ये ब्लेंडर क्या करता है, सेपरेट कर देता है फेज कोट्स फ्रॉम बैक्टीरिया से। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करती है टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन जब एक मशीन होती है जिसमें हम कुवेट के अंदर अपने मटेरियल को रखते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कर देती है पैलेट की फॉर्म में, पैलेट में तो बच जाता है हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, और सुपरनेटेंट में आ जाता है हमारा फेज कोट, सुपरनेटेंट में हमारा फेज कोट आ जाता है, मतलब कि प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने परफॉर्म किया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट को क्विकली डिस्कस करूँ तो देखो, हर्शे और जो चेस एक्सपेरिमेंट था वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। तो ये प्रूव करना चाहते थे, क्या प्रूव करना चाहते थे कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उन्होंने किसका यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया उन्होंने बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया था, और बैक्टीरियोफेज का यूज़ करके उन्होंने इन्फेक्ट करवाया था किसको, ई कोलाई को। ई कोलाई बैक्टीरिया है। उनका एम क्या था, हमें पता है कि वो ये प्रूव करना चाहते थे कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उन्होंने बैक्टीरियोफेज क्यों यूज़ की, उन्होंने बैक्टीरियोफेज इसलिए यूज़ की क्योंकि बैक्टीरियोफेज के अंदर एक तो डीएनए होता है, डीएनए कोर में प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन की कोटिंग होती है बाहर। ठीक है, तो उन्होंने प्रोटीन कोट को लेबल कर दिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ, उन्होंने क्या कर दिया, इसको लेबल कर दिया। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या था, सल्फर 35 का ही यूज़ क्यों किया, क्योंकि जो प्रोटीन है, जो कुछ हमारे अमाइनो एसिड होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जैसे हिस्टीडीन हमारा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, इस वजह से सल्फर 35 को उन्होंने यूज़ किया लेबल करने के लिए प्रोटीन कोड को। और डीएनए को लेबल करने के लिए उन्होंने फॉस्फोरस P32 का यूज़ किया, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फेट होती है या फॉस्फोरस होती है। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या आता है, कि वो लेबलिंग करते हैं किसकी, फेज़ की। डीएनए को लेबल करते हैं P32 से और प्रोटीन कोड को लेबल करते हैं सल्फर 35 से, कर दिया। फिर सेकेंड फेज़ आती है यहाँ पे इन्फेक्शन। अब वो क्या करते हैं, ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाते हैं बैक्टीरियोफेज के थ्रू। बैक्टीरियोफेज मतलब अलो करते हैं बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन कोज कर दे ई कोलाई में। तीसरा स्टेप होता है यहाँ पे ब्लेंडिंग। अब ये जो मिक्सचर है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफेज का, इसको एक ब्लेंडर में रखते हैं ताकि फेज कोट रिमूव हो सके बैक्टीरिया के सरफेस से। फिर जो चौथा स्टेप आता है वो आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट क्या करता है, दो फॉर्म में सेपरेट कर देता है मिक्सचर को, पैलेट में और सुपरनेटेंट की फॉर्म में, है ना। सुपरनेटेंट में तो क्या आ जाता है, फेज जिसके पास क्या होगा, जो क्या कंटेन करेगी, कंटेनिंग
प्रोटीन कोट, जिसमें प्रोटीन कोट होगा। अब प्रोटीन कोट जो है उसके ऊपर लेबलिंग किसकी है, सल्फर 35 की। अब पैलेट में क्या आता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए क्या लेबल कर रखा है, P32 से, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, पैलेट में क्या आया, P32, हमारा सुपरनेटेंट में क्या है, S35। तो सिर्फ डीएनए एंटर कर सकता है बैक्टीरिया की सेल के अंदर, है ना। तो ये क्या प्रूव करता है कि सिर्फ डीएनए एंटर किया, तो डीएनए के अंदर P32 था, है ना। तो P32 जो लेबल कर रखा है, उस लेबल ने प्रूव कर दिया कि सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन के टाइम पे बैक्टीरिया गया है बैक्टीरियोफेज से, यानी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जेनेटिक कोड इज डिस्क्राइब्ड एज यूनिवर्सल बिकॉज, इसको यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव आइडेंटिकल डीएनए, इस वजह से, सेम कोडोन स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेम कोडोन, कोडोन क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक कोडोन बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि एक कोडोन एक सिमिलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ओनली यूकैरियोट्स फॉलो इट, कोडोन्स आर प्रेजेंट ओनली इन एमआरएनए, ये नो, एमआरएनए में डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि सेम कोडोन सेम अमाइनो एसिड को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया में भी उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा, यूकैरियोट्स में भी उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा, इसी वजह से हम जेनेटिक कोड को यूनिवर्सल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय सिंगल कोडोन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, मिथिनिन या सेरिन। मिथिनिन हमारा AUG जो हमारा स्टार्ट कोडोन होता है, सिंगल कोडोन के थ्रू हमारा कोड किया जाता है। दूसरा हमारा अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, UGG, ये भी सिंगल कोडोन के थ्रू कोड किया जाता है, सिंगल कोडोन इसको क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। तो AUG भी सिंगल कोडोन के थ्रू कोड किया जाता है, ट्रिप्टोफैन भी सिंगल कोडोन UGG के थ्रू कोड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए रेप्लिकेशन प्राइमर स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड बाय, जो प्राइमर स्ट्रैंड होता है वो किसके थ्रू फॉर्म किया जाता है, स्मॉल पीस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, स्मॉल पीस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्लस पायरोफॉस्फेट के थ्रू, डीएनए रेप्लिकेज न्यूक्लियोटाइड एंड ATP के थ्रू। तो प्राइमर स्ट्रैंड, जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो प्राइमर स्ट्रैंड फॉर्म करता है, RNA प्राइमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमर स्ट्रैंड होता है वो स्मॉल पीस होता है किसका, राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर का, जिसके ऊपर हमारे डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है 3' OH वाली साइड पे नए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंट सिस्टम यूज्ड इन द स्टडीज ऑन द डिस्कवरी ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हैज़ बीन, जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन की डिस्कवरी की तो हमने कौन से एक्सपेरिमेंट, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, न्यूमोकोकस, ई कोलाई, न्यूरोस्पोरा क्रासा। तो ई कोलाई के ऊपर किया था, किसने किया था, मेजल्सन एंड स्टोल का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है द राइबोसोमल साइट वेयर द इनकमिंग अमाइनो एसिटाइल tRNA फर्स्ट बाइंड इज, जहाँ पे अमाइनो असाइल tRNA ट्रांसलेशन के टाइम पे पहली बार बाइंड होता है, वो कौन सी साइट होती है, A साइट होती है हमारी, या फिर P साइट होती है, E साइट होती है, या T साइट होती है, वो कौन सी होती है, A साइट होती है। A से अमाइनो एसिटाइल tRNA और A से A साइट, ठीक है। जो हमारी A साइट है वो एंट्री करवाती है न्यू tRNA की, ठीक है। P साइट जो होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाती है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाती है। E साइट क्या करती है, एग्जिट ऑफ tRNA। द राइबोसोमल साइट वेयर द इनकमिंग अमाइनो असाइल tRNA फर्स्ट बाइंड इज, ठीक है। अच्छा ये तो हो ही गया हमारा, किस पे बाइंड होता है, A साइट पे।
नेक्स्ट है द वोबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। वोबल हाइपोथेसिस किसको एक्सप्लेन करता है? डीएनए। ये हमारा जेनेटिक कोड से रिलेटेड है, जेनेटिक कोड से रिलेटेड बात करता है। डीएनए रेप्लिकेशन एरर को, डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड, आरएनए स्प्लाइसिंग या राइबोसोम असेंबली, ये एक्सप्लेन करता है डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड। ये किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये वोबल हाइपोथेसिस फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, जो एक्सप्लेन करता है कि एक टीआरएनए रिकॉग्नाइज कर सकता है किसको? मल्टीपल कोडोन्स को, मल्टीपल कोडोन्स को, जिसकी वजह से क्या एक्सप्लेन किया जाता है? डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड। नेक्स्ट है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग अमाइनो एसिड टू इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए इज। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इनकमिंग अमाइनो एसिड को लिंक करने के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए से, वो कौन सा होता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, आरएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज। एंजाइम अटैच द करेक्ट अमाइनो एसिड टू इज कोरस्पोंडिंग टीआरएनए, वो कौन सा होता है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टॉप कोडोन्स आर। स्टॉप कोडोन क्या होते हैं? हमारे यूएए, यूएजी, यूजीए, ये हमारे टर्मिनेट करते हैं ट्रांसलेशन को और इनको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रॉन्ग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? आरएनए पॉलीमरेज इज एसोसिएटेड विद इनिशिएटर फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर कौन सा है? सिग्मा फैक्टर। एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो फैक्टर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है देयर इज ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन यूकैरियोट। नहीं, ये क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि हम यूकैरियोट की बात करें तो वहां पे 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। 3 आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, 3 होते हैं हमारे आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है इन यूकैरियोट्स हेट्रोजीनस न्यूक्लियोटाइड या हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग, ये बात भी ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज मोनोसिस्ट्रोनिक इन यूकैरियोट्स, बिल्कुल सही है, और पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है प्रोकैरियोट्स में, ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे? हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सेकेंड वाली स्टेटमेंट गलत है कि 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन इज कॉल्ड एज ए एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन इज कॉल्ड एज बी। एक्टिव क्रोमेटिन को ए बोलेंगे, इनएक्टिव क्रोमेटिन को बी। वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस और इसको बोला जा रहा है सी, while on another strand of DNA replication is discontinuous and it is called as D। यहाँ पे ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है? देखो, एक्टिव जब हम क्रोमेटिन की बात करते हैं तो एक्टिव क्रोमेटिन होता है यू क्रोमेटिन। क्या होता है? यू क्रोमेटिन होता है। और इनएक्टिव क्रोमेटिन क्या होता है? हिट्रोक्रोमेटिन। हिट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, हिट्रोक्रोमेटिन, जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन कम होता है क्योंकि वो इनएक्टिव होता है। और इसने बोला कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता है रेप्लिकेशन वो होता है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या होता है? लीडिंग स्ट्रैंड। और जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होता है वो होता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे ए हमारा क्या होना चाहिए? यूक्रोमेटिन, बी क्या होना चाहिए? हिट्रोक्रोमेटिन, सी होना चाहिए लीडिंग स्ट्रैंड और डी क्या होना चाहिए? लैगिंग स्ट्रैंड। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारा यहाँ पे? करेक्ट सीक्वेंस है यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लैक ओपरॉन मॉडल द इंड्यूसर मोलिक्यूल इज। इंड्यूसर मोलिक्यूल क्या होता है? लैक्टोज होता है, एलो लैक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है या गैलेक्टोज होता है? क्या होता है? एलो लैक्टोज होता है। ठीक है, लैक्टोज को कन्वर्ट किया जाता है एलो लैक्टोज में, जो एक ट्रू इंड्यूसर होता है। ठीक है, जो एलो लैक्टोज होता है वो बाइंड कर जाता है रिप्रेसर मोलिक्यूल के साथ, रिप्रेसर के साथ, और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेट्स इट। अब जैसे ही वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करेगा तो जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा वो हो पाएगा, है ना, अच्छे से हो पाएगा। इसलिए इसको एलो लैक्टोज को क्या बोलते हैं? ट्रू इंड्यूसर। इन द लैक ओपरॉन द रोल ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन इज टू। क्या होता है? इनहेंस ट्रांसक्रिप्शन। नो, रिप्रेसर है तो रिप्रेस करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। बाइंड टू ऑपरेटर एंड ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही है। बाइंड टू प्रमोटर एंड एक्टिव
नो डिग्रेड mRNA, तो क्या होगा, बी होगा। ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता प्रमोटर से, और जो जीन है लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, उनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कैटाबोलिक रिप्रेशन इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व्स, किसको इन्वॉल्व करता है, कैप, CAMP कॉम्प्लेक्स, आरएनए पॉलीमरेज 2, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, डीएनए मिथाइलेशन। तो जो कैटाबोलिक रिप्रेशन है बैक्टीरिया में, वो क्या करता है, कैप और साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स का रिप्रेशन करता है। जब ग्लूकोज लो होता है, जब ग्लूकोज की अमाउंट क्या होती है, लो होती है, तो क्या होता है, साइक्लिक AMP की अमाउंट बढ़ जाती है, और वो क्या फॉर्म करता है, कैप और साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स, जो बाइंड करता है नियर बाय प्रमोटर से, जिसकी वजह से लैक ओपरोन में क्या हो जाता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट हो जाता है, या उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एनहेंस हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपरोन, इंड्यूसिबल ओपरोन, ट्रिप ओपरोन, लैक ओपरोन, हिस्टोन ओपरोन या प्राइबोसोमल ओपरोन। लैक ओपरोन हमारा क्या है, इंड्यूसिबल ओपरोन। ठीक है, इंड्यूसिबल ओपरोन का मतलब क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपरोन जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे ऑफ होते हैं, मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, बट जैसे ही इंड्यूसर आता है, तो इनको ऑन कर दिया जाता है ना, इनके ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर दिया जाता है। एक होता है रेप्रेसिबल ओपरोन, रेप्रेसिबल ओपरोन अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पे जो ट्रिप ओपरोन है वो क्या है, रेप्रेसिबल ओपरोन है। ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये नॉर्मली ऑन होते हैं, मतलब इनका ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली होता रहता है, बट जैसे ही को रिप्रेसर आता है ट्रिप ओपरोन के अंदर, तो वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये रिप्रेसर ओपरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रिप ओपरोन के अंदर ट्रिप्टोफैन कैसे एक्ट करता है, इंड्यूसर, को रिप्रेसर, एक्टिवेटर, एनहेंसर। ये को रिप्रेसर की तरह एक्ट करता है। जो ट्रिप्टोफैन है वो किससे बाइंड कर जाता है, रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, और उसको एक्टिवेट कर देता है ना, उसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, को रिप्रेसर बोलते हैं। इन यूकैरियोट्स जीन रेगुलेशन कॉमनली ओक्योर्स एट, जीन रेगुलेशन कहाँ पे होती है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, यूकैरियोट्स की बात की जा रही है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ट्रांसलेशन लेवल पे, या ऑल ऑफ द अबो। जीन एक्सप्रेशन मल्टीपल स्टेज में रेगुलेट किया जाता है यूकैरियोट्स पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, जैसे स्प्लाइसिंग हो गई, जब हम mRNA की स्प्लाइसिंग करते हैं, कैपिंग करते हैं, टेलिंग करते हैं, उस टाइम पे भी होता है, और ट्रांसलेशन लेवल पे भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, विच मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमेटिन जनरली इंक्रीजेज जीन एक्सप्रेशन, कौन सी मॉडिफिकेशन है क्रोमेटिन की जो जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज करती है, डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन एसिटाइलेशन, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन। हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या करती है, जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करती है, क्योंकि इसकी वजह से जो क्रोमेटिन है वो लूज हो जाता है, क्रोमेटिन लूज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, एनहेंस हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, एनहेंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज ऑफिशियली कंप्लीटेड इन, ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कब कंप्लीट किया गया था, 1995 में, 2000 में, 2003 में, या 2005 में। ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था 1990 में, और उसको कंप्लीट किया गया था 2003 में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 2003। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पूछी जाए तो 1990 में उसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए, ऑल ह्यूमन प्रोटीन्स, ऑल ह्यूमन एंजाइम्स। तो मेन गोल क्या था, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए को क्या करना, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, सीक्वेंस करना, और बेस पेयर जो है ह्यूमन बींग्स को उनको सीक्वेंस करना या उनका पता लगाना। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली, कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 मिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन बेस पेयर, 30 बिलियन बेस पेयर, 300 बिलियन बेस पेयर।
तो 3 बिलियन बेस पेयर, जो कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 23 क्रोमोसोम्स के पेयर में, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स में। अगर पेयर की बात करें तो 23, अगर क्रोमोसोम की बात करें तो 46। कितने होते हैं? 3 बिलियन, यानी कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कोडिंग डीएनए इन द ह्यूमन जीनोम इज अप्रोक्सीमेटली। जो कोडिंग डीएनए होता है उसकी कितनी परसेंटेज होती है हमारे ह्यूमन जीनोम में? क्योंकि ह्यूमन जीनोम में कोडिंग सीक्वेंस भी होता है डीएनए का, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? कोडिंग सीक्वेंस 1 to 2%, 10 to 15%, 25% या 50%। 1 to 2% ही ह्यूमन डीएनए कोड करता है प्रोटीन के लिए, बाकी जितना भी बच गया वो नॉन कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, या फिर हमारा रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। क्या होता है? रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ। क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटीन कोडिंग जीन को कंसिस्ट करता है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को कंसिस्ट करता है, राइबोसोमल जीन को या हिस्टोन जीन को। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को कंसिस्ट करता है, जैसे जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ट्रांसपोसोन्स बोलते हैं, ट्रांसपोसोन्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी मेनली यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए वॉज। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग के लिए? पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, सांगर सीक्वेंसिंग, सर्दन ब्लोटिंग, नर्दन ब्लोटिंग। किसको यूज़ किया गया था? सांगर सीक्वेंसिंग का यूज़ किया गया था। ये किसने डेवलप की थी? फ्रेडरिक सांगर ने प्राइमरी मेथड का यूज़ करके इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सांगर। क्या किया था सांगर? सीक्वेंसिंग डेवलप की थी। एलेक जेफरी, जेम्स वॉटसन या फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, किसने की थी हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? एलेक जेफरी ने की थी, डेवलप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज मेनली बेस्ड ऑन वेरिएशन इन। किसके अंदर वेरिएशन के ऊपर बेस्ड है? एक्सोन्स, इंट्रॉन्स, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, VNTR जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, टैंडम रिपीट्स। ठीक है, या राइबोसोमल RNA जीन्स। तो हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किसकी वेरिएशन पे बेस्ड है? VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ये शॉर्ट रिपीटिंग डीएनए सीक्वेंस होता है जो इंडिविजुअल्स के अंदर वेरी करता है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल का डीएनए दूसरे इंडिविजुअल के डीएनए से डिफरेंट होता है। The repetitive DNA sequence used in DNA fingerprinting are usually located in coding region, non-coding region, ribosomal gene promoter regions। किस में प्रेजेंट होता है? नॉन कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होता है। नॉन कोडिंग रीजन जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स, या फिर क्या बोलते हैं? इंटरजेनिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेनिक रीजन्स। ठीक है, इसीलिए ये हाई वेरिएबिलिटी शो करता है बिना जीन के फंक्शन को अफेक्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कॉल्ड। जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को जेल से मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे, तो उसको क्या बोला जाता है? नर्दन ब्लोटिंग, सर्दन ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ईस्टर्न ब्लोटिंग। उसको बोला जाता है सर्दन ब्लोटिंग। ठीक है, ये किसने डेवलप की थी? एडविन सर्दन ने डेवलप की थी। और ये डीएनए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को ये डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द पैटर्न ऑफ बैंड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। पैटर्न ऑफ बैंड्स जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑब्टेन किए जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, उसको क्या बोलते हैं? वो सेम होते हैं सब, सॉरी क्या बोलते हैं नहीं, वो सेम होते हैं क्या सब इंडिविजुअल्स में? यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, सेम इन फैमिली मेम्बर्स, सेम इन सिबलिंग ओनली। तो वो यूनिक होते हैं हर एक इंडिविजुअल में, बट आइडेंटिकल ट्विंस में वो सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पैटर्न ऑफ बैंड्स हैं जैसे VNTR है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, वो हर एक इंडिविजुअल में यूनिक बैंड पैटर्न फॉर्म करेंगे। बट जब हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करेंगे तो उनका जीनोम सेम होगा, सेम जीनोम को वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक कॉमनली यूज्ड टुडे इंस्टेड ऑफ VNTR एनालिसिस इज। कौन सी है? VNTR की जगह पे आज के टाइम में हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? RFLP एनालिसिस या फिर STR एनालिसिस, सर्दन हाइब्रिडेशन,
हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, STR का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। क्योंकि इस शॉर्ट टेंडम रिपीट्स का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें कम DNA चाहिए और इसका जो एनालिसिस है वो भी फास्टर हो पाता है क्योंकि ये शॉर्ट होता है DNA। नेक्स्ट है द DNA फ्रेगमेंट इन DNA फिंगरप्रिंटिंग आर विजुअलाइज्ड यूजिंग, किसका यूज़ करके हम उसको विजुअलाइज करते हैं, रेडियो एक्टिव और फ्लोरोसेंट प्रोब का यूज़ करके, कार्बोहाइड्रेट स्टेन्स का, प्रोटीन डाइज का या लिपिड मार्कर्स का। रेडियो एक्टिव या फ्लोरेसेंट प्रोब का यूज़ करके हम स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ बाइंड कर देते हैं DNA प्रोब को, ठीक है, और विजुअलाइज कर पाते हैं उसके बैंड्स को, ठीक है। यहाँ पे हम लेबल्ड DNA प्रोब का यूज़ करेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस को बाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिकल ट्विन्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट DNA फिंगरप्रिंट्स, नियरली आइडेंटिकल DNA फिंगरप्रिंट्स, नो DNA फिंगरप्रिंट्स, रैंडम DNA फिंगरप्रिंट्स। नियरली आइडेंटिकल DNA फिंगरप्रिंट्स होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ दैट स्टेट्स दैट एलील पेयर्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड, कौन सा लॉ ये बोलता है कि जब एलील के पेयर बनेंगे तो जो गैमेट हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील का जो पेयर है वो अलग अलग हो जाएगा। कौन सा लॉ ये स्टेट करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस? नो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये स्टेट करता है कि एलील के पेयर सेपरेट हो जाएंगे, एक गैमेट में एक ही पेयर जाएगा, दूसरे गैमेट में दूसरा पेयर जाएगा। ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ग्रिगोर मेंडल ने ये हमारा दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सब किसने दिए थे? तीनों लॉ ग्रिगोर मेंडल ने दिए थे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन करता है कि दो एलील एक जीन की सेपरेट हो जाती हैं जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है और एक गैमेट एक ही एलील को रिसीव करता है। नेक्स्ट है इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, द फिनोटिपिक रेशो एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज, कौन सा फिनोटिपिक रेशो होगा अगर हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है इसमें और इसमें, ठीक है। तो कौन सा हमारा होगा? 9:3:1, 1:2:1, 3:1, 1:1:1:1, ठीक है। जब दो जीन इंडिपेंडेंटली अशोर्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो वो 4 फिनोटाइपिक रेशो प्रोड्यूस करते हैं, 9:3:3:1 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, अगर मैं इसको क्रॉस को करके दिखाऊं, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अगर मैं इनके, ये हमारे क्या है? पेरेंट्स हैं, ये हमारे क्या है? पेरेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गैमेट बनाऊँ तो 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। क्या? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये हमारे बनेंगे। मतलब यहाँ इसके भी हमारे यही गैमेट बनेंगे, इसके भी हमारे यही गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे। अब पुनेट स्क्वायर का यूज़ करके अगर मैं इसको क्रॉस करवाऊँ, अगर मैं पुनेट स्क्वायर का यूज़ करके अगर मैं देखो पुनेट स्क्वायर का अगर मैं यूज़ करके यहाँ पे इसको क्रॉस करवाती हूँ तो ए बी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिटल सेम यहाँ पे हमारे गैमेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा हमारा, अब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा, इसको इसके साथ क्रॉस बनाएंगे तो ये, इसको इससे साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये, यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा, और इसको करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम अगर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो हमारा ये बनेगा, इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो हमारा ये बनेगा, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारा ये बनेगा, और इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको इसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो हम ये बन रहा है, और इसको इसके साथ करवा रहे हैं तो ये बन रहा है, इसको इसके साथ बनवा रहे हैं तो ये बन रहा है, इसके साथ बनवा रहे हैं तो ये बन रहा है, ठीक है। तो हमारे अब यहाँ पे देखें, काउंट करें हम, डोमिनेंट ए डोमिनेंट बी वाला, ये भी डोमिनेंट ए डोमिनेंट बी है, डोमिनेंट ए डोमिनेंट बी वाला हमारे कितने होंगे, है ना। ये भी है 2 3 4 5 6
7, 8, 9। ठीक है, तो हमारे ये कितने बने? 9। ठीक है, अब डोमिनेंट ए और रिसेसिव बी वाला, डोमिनेंट ए रिसेसिव बी, एक दूसरा कलर लेते हैं, 1, ठीक है, और 2 और 3, ठीक है, 3 बने। ठीक है, 3 बने। अब हम रिसेसिव ए और डोमिनेंट बी वाला, रिसेसिव ए डोमिनेंट बी वाला अगर हम देखें तो हमारा ये 1, 2, 3 हमारे ये बने। रिसेसिव ए रिसेसिव बी वाला हमारा क्या बना? 1। तो क्या रेशो आया हमारा? 9:3:3:1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, किस में ऑब्जर्व की गई थी? फर्स्ट सबसे पहले बात करें तो किस में ऑब्जर्व की गई थी? पाइजम सेटिवम में, मिराबिलस जालापा, जीमेज, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। मिराबिलस जालापा में सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑब्जर्व की गई थी। ठीक है, जहाँ पे रेड एंड वाइट फ्लावर्स को जब क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में क्या आए थे? हमारे पिंक फ्लावर्स आए थे। क्या आए थे? पिंक फ्लावर्स आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the genotype of an organism is improved by the addition of foreign gene the process is called। जब जीनोटाइप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो इम्प्रूव किया जाता है फॉरेन जीन को ऐड करके, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करके मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ होमोजाइगस प्लांट्स, ठीक है, फॉर बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर्स इन F2 ऑफ ए डाईहाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन के लिए अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं होमोजाइगस प्लांट में, तो क्या रेशो होगा? 1/16, 3/16, 4/16 या 9/16? फिनोटिपिक रेशो क्या होता है? 9:3:3:1 होता है F2 जनरेशन के लिए। तो रेशो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। पर अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करें, जैसे AA-BB है फॉर एग्जांपल, या YYRR है हमारे पास, ठीक है, तो अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करें दोनों करैक्टर के लिए, तो वो क्या होगा? 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 1/16 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1/16। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस आर। अगर हम F2 जनरेशन में डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम क्या बोल रहे हैं? टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स कितने होंगे? तो देखो, डाईहाइब्रिड क्रॉस 2 जीन को इन्वॉल्व करता है और हर एक जीन की क्या होती है? 2 एलील्स होती हैं। तो 4 एलील्स होंगी यहाँ पे, है ना। कितनी होंगी? 4 एलील्स होंगी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप इन F2 जनरेशन क्या होंगी? 2 जीन है हमारे पास, तो 3 की पावर क्या होती है? n। n कितना है? 2, क्योंकि हमारे पास क्या है? डाईहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब कि 2 जीन है, तो n की पावर कितनी? n की वैल्यू कितनी हुई? 2, और 3 की पावर होती है n, मतलब 3 की पावर क्या होगी यहाँ पे? 2, है ना। और 3 × 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो डिफरेंट जो जीनोटाइप होंगे वो कितने होंगे यहाँ पे? यहाँ पे होंगे हमारे 9। ठीक है, नेक्स्ट है, ए प्योर टॉल प्लांट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ए डाईहाइब्रिड टॉल प्लांट। एक प्योर टॉल प्लांट को हम डाईहाइब्रिड जो टॉल प्लांट है उससे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? बाय मेजरिंग लेंथ ऑफ प्लांट, बाय स्प्रेइंग जिबरलिन हार्मोन जो कि एक प्लांट हार्मोन होता है, और इफ़ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन, इफ़ ऑल प्लांट्स आर ड्वार्फ आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इफ़ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, क्योंकि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? टेस्ट क्रॉस के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसके साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? टेस्ट क्रॉस के साथ। ठीक है, टेस्ट क्रॉस डिटरमाइन करता है कि किसी भी जीनोटाइप का, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है वो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है या रिसेसिव शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो प्योर टॉल प्लांट होंगे उसके होमोजाइगस करैक्टर को या होमोजाइगस जीनोटाइप को लेंगे, टी को लेंगे, है ना, और उसको सेल्फ पोलिनेट करवाएंगे। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? हमारा जब सेल्फ पोलिनेट करवाएंगे तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो टॉल आएंगे, कैपिटल टी के होंगे। पर एक हाइब्रिड टॉल प्लांट
की बात करें जो हेटेरोजाइगस है, कैपिटल और टी और स्मॉल टी जीनोटाइप कंसिस्ट कर रहा है, जब इसको हम सेल्फ पोलिनेट करवाते हैं, इसको जब हम सेल्फ पोलिनेट करवाते हैं तो जितने भी हमारे ऑफस्प्रिंग आते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी में आते हैं, मतलब कि 3:1 में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे टेस्ट क्रॉस जो है वो हमें बता देगा कि हमारा जो प्योर टॉल प्लांट है उसको हम हाइब्रिड टॉल प्लांट से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो टॉल होंगे अगर हम उनको सेल्फ पोलिनेट कर रहे हैं, अगर हमारे पास प्योर टॉल प्लांट है। ये प्योर टॉल प्लांट है, ये हमारा इम्प्योर टॉल प्लांट है क्योंकि इसमें हेटेरोजाइगस हमारा जीनोटाइप है, ठीक है। जब हमारे पास होमोजाइगस होगा तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो सारे कैपिटल टी आएंगे, यहाँ पे हमारा स्मॉल टी आएगा। तो ये प्योर है, ये इम्प्योर है। तो प्योर को हम कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, सेल्फ पोलिनेशन से, मतलब कि टेस्ट क्रॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, When a heterozygous dominant is crossed with homozygous recessive, then ratio of progeny will be। heterozygous dominant एलील को, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए है, उसको जब क्रॉस किया जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, स्मॉल ए के साथ, ठीक है, तो रेशो प्रोजेनी विल बी। अब प्रोजेनी निकालो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 तो हमारी हेट्रोजाइगस आ गई, 2 हमारी होमोजाइगस आ गई, 2 आ गए, है ना, 1:1 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आएगा 1:1, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, if a cross is made between capital A small a capital T and small a small t where A stand for red dominant and T for tall dominant, what will be the percentage of red tall plant। देखो फर्स्ट पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी ना, तो ये 2 गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल ए कैपिटल टी और एक स्मॉल ए हमारा कैपिटल टी। दूसरा हमारे पास यहाँ सेकंड पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल टी है। अगर इसके मैं गैमेट देखूँ तो इसके गैमेट आएंगे स्मॉल ए स्मॉल टी, है ना। अब मैं इसको अगर पुनेट स्केयर से देखूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेट चूज डिफरेंट कलर। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी ये होगा हमारे पास, है ना। और यहाँ पे भी हमारे पास यही होगा। अब इसको देखूंगी तो कैपिटल ए टी, यहाँ पे कैपिटल ए टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल ए स्मॉल टी, है ना। ये आ जाएगा हमारा कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल ए स्मॉल टी, ये हमारी होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेड टोल प्लांट। अब ये क्या था, रेड डोमिनेंस और ये क्या था, टोल डोमिनेंस, है ना। तो ये हमारे क्या थे, रेड एंड टोल। तो यहाँ पे इसने पूछा रेड टोल प्लांट कितने होंगे, तो कैपिटल ए और कैपिटल टी जिनमें होगा वो होंगे। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, हमारे कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं हमारे रेड टोल प्लांट, 7 हमारे क्या हो रहे हैं, रेड टोल प्लांट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें हम अगर मैं देखूँ दूसरे का तो इसने बता ही नहीं रखा, रेड है क्या है नहीं है। अगर मैं सिर्फ टोल की बात करूँ तो 1 2 3 मेरे टोल हैं, ठीक है। और इसकी बात करूँ 1 2 3 4 5 6 ये हैं, 6 हाँ ठीक है, 6 ये हैं। तो अगर मैं इसका रेशो निकालूँ, सिंस जो रेशो है हमारा जीनोटाइप का, अगर हम देखें
कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी का और स्मॉल ए टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का, तो इनका रेशो देखें तो स्मॉल ए टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का अगर मैं रेशो देखूं तो एक तो ये रेशो है 1 2 3 1 2 3, ठीक है 1 2 3 1 2 3, ये इसके साथ करेगा 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो 1:1 कैसे होगा? 1:1 तो नहीं होगा। यहाँ पे ये क्रॉस गलत करवा दिया है। अगर हम इसको दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। देखो अगर हम इसको दोबारा से क्वेश्चन को देखें, जस्ट अ सेकेंड, देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल ए टी टी, तो इनके गैमेट क्या बनेंगे? सेम ही तो गैमेट बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास गैमेट बनेगा, हमारा गैमेट बन रहा है कैपिटल ए और कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल टी, ठीक है, ये गैमेट हमारे बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कैपिटल ए टी भी बन रहा है, ठीक है। तो फिनोटिपिक एनालिसिस जब हम करेंगे इनको क्रॉस करवा के, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 80 आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस गलत करवा दिया था, मैंने ज़्यादा फिनोटाइप यहाँ पे लिए थे। देखो सॉरी जीनोटाइप यहाँ पे लिए थे, कैपिटल ए कैपिटल टी एंड स्मॉल ए कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल टी, है ना। इसको करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे करेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे करेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो रेड टोल हमारे पास क्या है, कैपिटल ए, ये वाला रेड टोल है, ये रेड टोल है ना। नोट रेड टोल कितने हैं हमारे पास, अगर ये देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, 2 है, ये भी हमारे पास 2 हैं, तो इसका भी, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो रेशो तो क्या है, 1:1 आया, 1 आया, तो ये भी 50%, ये भी 50%, है ना, 50% हो गया, तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, सेकंड आंसर होगा इसका 52। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट मिनट, इसको तो इरेज कर लेते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई थी इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाई हाइब्रिड, जो हमारे हेट्रोजाइगस होगा। अगर डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है, तो मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंट जीन में डिफरेंट एलील जाएंगी, है ना। तो एक में जाएगी कैपिटल ए स्मॉल ए, एक में जाएगी कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना, या फिर ऐसे जा सकती है कैपिटल ए कैपिटल बी जा सकती है, स्मॉल ए स्मॉल बी जा सकती है। तो यहाँ पे 4 तरह की हमारी पॉसिबिलिटी है किसके बनने की, गैमेट बनने की। तो 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे इक्वल प्रोपोर्शन में, है ना, इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब 1:1:1 के प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 4 टाइप्स का गैमेट प्रोड्यूस होंगे 1:1 के रेशो में। नेक्स्ट है 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन क्रॉसिंग प्योर रेड को और प्योर वाइट फ्लावर्स को पी प्लांट के अंदर क्रॉस करवाया गया और 120 प्लांट्स को क्रॉस करवाया गया, तो रेशो क्या आएगा, व्हाट विल बी द रेशो, क्या रेशो होगा। देखो प्योर रेड का मतलब क्या है, प्योर रेड, इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो प्योर रेड का मतलब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस में भी डोमिनेंट कंडीशन है, डोमिनेंट कंडीशन है कैपिटल आर है ना, उसको क्रॉस करवाया जा रहा है प्योर वाइट प्लांट से। प्योर वाइट क्या है, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन मतलब स्मॉल आर के साथ जब उसको क्रॉस करवाया जा रहा है, तो क्या आएगा, हमारी F1 प्रोजेनी क्या आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमारी फर्स्ट जो आएगी वो आएगा हमारा हाइब्रिड, फर्स्ट क्या आएगा, हाइब्रिड प्रोजेनी आएगी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर की, पर उसका जो फिनोटाइप है वो क्या होगा, रेड फिनोटाइप होगा,
ठीक है, तो रेड फिनोटाइप होगा। अब जब F2 जनरेशन करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो हमारा रिजल्टिंग जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर या स्मॉल आर, ये होगा। मतलब कि 1:2:1 के रेशो में हमारा क्या आ रहा है, जीनोटाइपिक रेशो, ये जीनोटिपिक रेशो। अगर मैं इसको फिनोटाइप देखूँ, ये भी रेड है, ये भी रेड है, पर ये वाइट है, तो रेड रेशो वाइट अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, 3:1 आएगा, है ना, 3:1 आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास कितने हैं, 120 मेरे पास प्लांट है ना, F2 जनरेशन में। तो ईच फिनोटाइप हमें मेज़र करना है। तो रेड प्लांट की बात करें तो रेड प्लांट कितने हैं हमारे पास, 3 हैं, 3 और टोटल कितने हैं, 4, 3 + 4 है ना, तो 4 × 120 तो कितने होंगे, 90 है ना। वाइट प्लांट की बात करें, वाइट प्लांट की बात कर रहे हैं तो वाइट कितना है, 1, टोटल कितने हैं, 4 × 120 तो कितना हो जाएगा, 30। तो रेड कितने होंगे, 90 और वाइट कितने होंगे, 30। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा 90 रेड और 30 वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्नैपड्रैगन व्हेन ए रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए वाइट फ्लावर प्लांट। स्नैपड्रैगन क्या शो करते हैं हमारे, स्नैपड्रैगन हमारा क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है स्नैपड्रैगन में रेड फ्लावर प्लांट को, है ना, क्रॉस कराया गया वाइट फ्लावर प्लांट से। द रिजल्टेंट हाइब्रिड प्लांट्स हैव पिंक कलर्ड फ्लावर्स। तो जो हाइब्रिड प्लांट आया F1 जनरेशन में, जो हाइब्रिड आया मतलब कि RW, पहले क्या था हमारे पास, रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड आया हमारा, हाइब्रिड पिंक आया, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। इफ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद ए वाइट फ्लावर प्लांट, अगर मैं इस जनरेशन के प्लांट्स को वाइट फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस करवाऊंगी तो क्या आएगा, रेड RW है ना, और WW यही आएगा। मतलब दो तो हमारे पास प्योर वाइट आएंगे, और दो हमारे पास क्या आएंगे, पिंक कलर के फ्लावर आएंगे। तो पिंक और वाइट का रेशो क्या गया है, 1:1। तो प्रोजेनी क्या होगी हमारी, 1:1 में रहेगी, है ना। क्या किस में रहेगी, 1:1 में रहेगी। पिंक फ्लावर और वाइट फ्लावर का रेशो क्या रहेगा हमारे पास, 1:1। नेक्स्ट है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग। कब होती है सेपरेशन ऑफ एलील, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। नेक्स्ट है, ऑन क्रॉसिंग रेड एंड वाइट flowered plant, the ratio of red and white flowered plant in F2 generation was 60:20। जब हमने रेड टू वाइट फ्लावर प्लांट को क्रॉस करवाया, क्रॉसिंग रेड को जब हमने वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया तो जो प्रोजेनी आई वो 60:20 के रेशो में आई। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा कितना आता है, 3:1, 20 × 20, 23 × 60, तो 3:1 में आता है। ये किसका रेशो है, अगर मेंडल के रेशो देखें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशो भी कितना आता है हमारे पास, 3:1 आता है। इसका मतलब क्या है कि जो रेड है वो डोमिनेंट है और हमारे पास जो वाइट है वो रिसेसिव है, यही है इसका मतलब, है ना। तो इसने बोला है द रेशो ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर ऑफ ऑप्शन वुड बी देन ऑन सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट। अब यहाँ पे जो रेड फ्लावर प्लांट आता है हमारे पास, जो हेट्रोजाइगस आता है, मतलब कि कैपिटल R एंड W, ये हेट्रोजाइगस है रेड प्लांट। इसको अगर हम सेल्फिंग करवाते हैं, RW से करवाते हैं, तो रेशो क्या आएगा, RR है ना, RW है ना, RW और WW ये आएगा हमारे पास, 1:2:1 आएगा, 1:2:1 आएगा अगर जीनोटाइप की बात करें। तो अगर ये हमारा रेड है तो रेड फ्लावर हमारे पास 20 होंगे, है ना, हमारे पास 1:2:1 आएगा। तो रेड फ्लावर प्लांट हमारे पास 20 होंगे, होमोजाइगस रेड। और हेट्रोजाइगस रेड की बात करें तो ये हमारे पास कितने हैं, ये 2 है, और वाइट कितने हैं, 1 है ना। तो हमारे पास रेशो क्या है, 1:2:1 है। तो इसी रेशो को 1:2:1 है, बट ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये हेट्रोजाइगस रेड है, ये होमोजाइगस रेड है। पर अगर मैं सिर्फ रेड फिनोटाइप को देखूँ तो 3 रेड है मेरे पास और मेरे पास 1 वाइट है, तो 3:1 का रेशो आया, 3:1 का रेशो आया। तो अगर मैं रेशो निकाल रही हूँ, तो रेशो अगर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ तो कौन सा सही है, अगर मैं रेशो देखूँ तो इनमें से कौन सा रेशो मेरे पास सही है। अब इसने क्या बोला, अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं इन प्लांट्स के थ्रू, अगर हम अज्यूम करें, पहले 60 और 20 थे, मतलब 100 थे पहले, है ना, और
अब देखिए कौन सा ये रेशो फिट कर रहा है, तो इसमें हमारा ये रेशो फिट कर रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि 24 3 जा 72 है ना, ये रेशो को फिट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हमें ज़्यादा पजल होना ही नहीं है, 3:1 देखना है किस में फिट हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में फिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू हाइब्रिड कैपिटल T स्मॉल t आर आर एंड कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल t आर क्रॉस्ड द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग शैल बी, क्या होगा। अब देखो पेरेंट 1 का क्या है, कैपिटल T स्मॉल t आर आर, पेरेंट 2 का क्या है, R स्मॉल r कैपिटल T मतलब कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे पूछा गया है, रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा, ठीक है, और रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग हमारे यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल r, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल t, यही बन रहा है, या कैपिटल या स्मॉल r स्मॉल t, हाँ ठीक है, यही बन रहा है हमारा रेशो। तो इनको हम क्रॉस करवा के देखेंगे तो फिनोटाइपिक का रेशो हमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल इसको क्रॉस करवा के देखते हैं, कैपिटल R T, तो यहाँ पे R कैपिटल T कैपिटल ये आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा R कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे आएगा R कैपिटल T, यहाँ पे क्या आएगा हमारा R स्मॉल t। तो यहाँ पे अगर हम रेशो देखें तो ये हमारा है, ये हमारी डोमिनेंट फेज़ है, इसमें सिर्फ R कैपिटल है, इसमें सिर्फ T कैपिटल है, और इसमें दोनों रिसेसिव फॉर्म है। तो अगर हम यहाँ पे ये रेशो देखें तो हमारा रेशो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वैसे देखा जाए तो ये 1 है हमारे पास, और ये भी 1 है, और कहीं तो हमने गड़बड़ की है, यहाँ पे हमारा कैपिटल T है, यहाँ पे कैपिटल R है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r हमारा टॉल राउंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t R ये हमारा टॉल रिंकल्ड है ना, कैपिटल स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r यही है हमारा ड्वार्फ राउंड है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्मॉल t स्मॉल r की, तो ये ड्वार्फ रिंकल्ड है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, और ये भी 1 है, तो 1:1:1 आएगा, सेकेंड आंसर आएगा, ठीक था, ठीक है। देखो मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत बार क्रॉसेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन कैपिटल B स्मॉल c इज क्रॉस्ड विद कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, देन द रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल 3 जीन्स इज। रेशियो ऑफ हाइब्रिड का रेशियो क्या होगा इन तीनों के लिए। देखो अब क्रॉस किसके बीच में होता है, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c एंड कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल c, इसके बीच में क्रॉस हो रहा है ना। देखो हमारे पास जीन क्या क्या है, हमारे पास जीन क्या है, कैपिटल A स्मॉल a, एक तो ये जीन है। तो अगर मैं गैमेट की बात करूँ कि गैमेट क्या बनेंगे, तो गैमेट इस वाले में क्या क्या गैमेट बनेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं, इसमें हमारे पास गैमेट बनेंगे कैपिटल A कैपिटल A है ना। यहाँ पे गैमेट क्या बने, कैपिटल A स्मॉल a। तो इन दोनों का अगर मैं करवाऊँगी तो मेरे पास एक हाइब्रिड बनेगा, कैपिटल A स्मॉल a, एक हाइब्रिड बनेगा है ना, हाइब्रिड बन रहा है, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसका क्रॉस कराऊंगी तो कैपिटल A आएगा मेरे पास, और कैपिटल A स्मॉल a आएगा, कैपिटल A आएगा, कैपिटल A स्मॉल a आएगा। तो कैपिटल A एंड कैपिटल A स्मॉल a का रेशो क्या आएगा मेरे पास, 2:2, मतलब 1:1 है ना। तो अगर मेरे से पॉसिबिलिटी पूछी जाए या प्रोबेबिलिटी पूछी जाए हाइब्रिड की, कैपिटल A स्मॉल a की, ये हाइब्रिड है, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी कि 2 में से ये 1 है, 1/2 आ गई। ये मैंने जीन 1 के लिए देखा है जीन 1 के लिए देखा है। अब मैं जीन 2 के लिए देखती हूँ, कैपिटल B स्मॉल b, इसके लिए भी ऐसा ही आएगा, सेम है ये। इसको भी जब मैं इससे क्रॉस करवाऊंगी तो मेरे पास कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B और कैपिटल B स्मॉल b, तो 2 मेरे पास ये आ रहे हैं और 2 मेरे पास ये आ रहे हैं, तो मतलब 1:1 आ रहा है।
तो अगर मैं हेटेरोजाइगस कंडीशन दूँ, कैपिटल बी स्मॉल बी देखूँ तो 1/2 आएगा, है ना, 1/2 आएगा। उसी तरह जीन सी की देखूँ तो इसमें स्मॉल सी है और कैपिटल सी स्मॉल सी है ना। तो इसमें क्या आएगा मेरा, स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल सी और कैपिटल सी स्मॉल सी, है ना, स्मॉल सी यही आएगा। तो यहाँ पे भी मेरा पे अगर मैं हाइब्रिड का देखूँ कैपिटल सी और स्मॉल सी का देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो इसने बोला कि रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल 3 जीन, तीनों जीन के लिए हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दूसरे हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय थर्ड जो हमारा हाइब्रिड है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है और इसकी भी 1/2 है। तो कितनी होगी, 1/8 होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/8 होगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेल्फिंग ओक्योर्स इन द प्लांट। अगर सेल्फिंग कर रहे हैं हम प्लांट्स की, हैविंग जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, देन रेशियो ऑफ गिवन जीनोटाइप विल बी। तो गिवन जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, कैपिटल R कैपिटल Y एंड कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इनका क्या रेशियो होगा, है ना। तो हमें रेशियो चाहिए, इन जीनोटाइप का रेशियो चाहिए। और ये क्या है हमारे पास, एक डाई हाइब्रिड रेशियो है ना। तो गैमेट क्या प्रोड्यूस होंगे, इसने बोला इफ सेल्फिंग ओकर, सेल्फिंग हो रही है यहाँ पे इसकी और इसकी सेल्फिंग हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या, तो 4 तरह के गैमेट बनेंगे हमारे, 4 गैमेट बनेंगे। कौन कौन से गैमेट बन सकते हैं, कैपिटल R और कैपिटल Y बन सकता है, कैपिटल R और स्मॉल y बन सकता है, स्मॉल r कैपिटल Y बन सकता है, स्मॉल r स्मॉल y बन सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 गैमेट बनेंगे, है ना। यहाँ पे भी हमारे 4 ही गैमेट बनेंगे, सॉरी, यहाँ पे भी हमारे क्या बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे। अब इसको पुनेट स्क्वायर से जब हम क्रॉस करवाएंगे, या फिर इंडिविजुअल रेशियो भी देख सकते हैं हम, इंडिविजुअल रेशियो भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल रेशियो देखेंगे, देखो अगर मैं जीन R के लिए 4 जीन R अगर मैं देख रहा हूँ कैपिटल R के लिए, तो कैपिटल R स्मॉल r अगर मैं ले रही हूँ, कैपिटल R और स्मॉल r, है ना, कैपिटल R स्मॉल r, इस जीन के साथ इसका ही क्रॉस करवाऊँ तो क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, ये स्मॉल r। तो मेरे पास क्या आएगा, 1:2:1, है ना। अगर जीन Y के लिए देखो, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y, है ना। तो यहाँ पे भी आएगा कैपिटल Y और कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y। यहाँ पे भी क्या आ रहा है मेरे पास, 1:2:1 आ रहा है ना। अब इसने क्या बोला है, इनका रेशियो निकालो, मेरे पास इनका रेशियो निकालना है। तो देखो पहले मेरे पास क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y है। तो ये कितने हैं मेरे पास, कैपिटल R कितने हैं, कैपिटल Y ये कितने हैं। तो एक ये है, एक ये है ना, मतलब 4 में से एक है, 1/4 ये है और 1/4 ये है। तो कितना हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ये हो गया 1/16। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो दूसरा मेरे पास क्या पूछा है इसने, इसका रेशियो पूछा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y का पूछा है। कैपिटल R स्मॉल r मेरे पास क्या है, 2, मतलब 2/4 है, मतलब 1/2 है ये, है ना। और दूसरा क्या है, कैपिटल Y है, कैपिटल Y 1/4 है मेरे पास। तो ये क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 2/16 हो गया, मतलब कि 1/8 हो गया ये। अब यहाँ पे मेरा दूसरा है कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y। अब कैपिटल R तो मेरे पास 1/4 था और स्मॉल y एंड कैपिटल Y, है ना, ये मेरे पास कितने हैं, 2 हैं, 2 आउट ऑफ 4, है ना, मतलब 1/2 है ये। तो 1/2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2/16 आएगा, अगेन 1/8 आ गया। फिर ये वाला रेशियो है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये कितना है मेरे पास, कैपिटल R स्मॉल r, ये भी मेरे पास 1/2 है और ये भी मेरे पास 1/2 है, मतलब कि मेरे पास कितना आया, 4/16 आ गया, है ना। मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, 1/2 कैसे किया मैंने, हाँ ये 2/4 आ रहा था, या तो मैं इसको 2/4 लिखूँ या 1/2 लिखूँ, बात बराबर है। तो ये 4/16 आ जाएगा, 4/16 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी काटूंगी तो 1/4 आ जाएगा, है ना, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जब रेशो, मेरे पास टोटल रेशो यहाँ पे क्या आया है, मेरे पास आया है 1/16 रेशो 1/8 रेशो 1/8 रेशो 1/4, है ना, ये आया मेरे पास। अगर मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या रेशो आएगा, 1:2:4,
है ना। तो फर्स्ट मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन टॉल एंड रेड फ्लावर्ड plant is crossed with a dwarf and white flower plant, phenotype is in the progeny dwarf and white, what will be the genotype of tall and red flower plant। देखो यहाँ पे क्रॉस क्या किया गया है, टोल रेड को क्रॉस किया गया है ड्वार्फ वाइट के साथ, ड्वार्फ वाइट के साथ क्रॉस किया गया है। टोल रेड मतलब यहाँ पे टोल के लिए कैपिटल टी आएगा, रेड के लिए कैपिटल आर आएगा, है ना। तो ये हमारे पास होगा। और ड्वार्फ रेड वाइट, ड्वार्फ वाइट है, ड्वार्फ वाइट प्लांट के लिए स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। इन दोनों को क्रॉस करवाया जाएगा। तो इसने बोला है तो हमारा फिनोटाइप जो आया प्रोजेनी में वो वाइट एंड ड्वार्फ एंड वाइट आया, ड्वार्फ एंड वाइट आया हमारे पास, ड्वार्फ एंड वाइट मतलब ये आया, है ना। टोल एंड रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस विद ए ड्वार्फ एंड वाइट प्लांट, तो हमारे पास जो फिनोटाइप आया वो ड्वार्फ वाइट आया, ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो टू प्रोड्यूस, इसने बोला व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ टोल एंड रेड फ्लावर प्लांट, टोल एंड रेड फ्लावर प्लांट का क्या जीनोटाइप होगा, टोल एंड रेड का क्या जीनोटाइप होगा। तो वो हेटेरोजाइगस होगा। अगर यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस करवा रहे हैं तो वो हेटेरोजाइगस होगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक्स प्लेस व्हेन, कब नहीं होती है। जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन्स आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स, जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑल ऑफ द अबो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जब वर्क करती है जब डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन हो, और जब फेल हो जाती है जब जीन क्या हो, लिंक्ड हो। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ पे होगा जीन आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम 20th क्वेश्चन तक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, पॉलीजेनिक जीन्स शो क्या शो करते हैं, प्लियोट्रोपी, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन या लिथैलिटी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक करेक्टर बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मान लो ह्यूमन हाइट है, ह्यूमन हाइट या स्किन कलर है, तो उसमें एक करेक्टर को बहुत सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। ये ग्रेजुअल रेंज ऑफ वेरिएशन शो करती है। जैसे ह्यूमन हाइट ग्रेजुअल रेंज ऑफ वेरिएशन शो करती है, स्किन कलर शो करता है, बहुत शॉर्ट होते हैं, मीडियम टॉल, बहुत टॉल होते हैं, है ना, अलग अलग वेरिएशन शो करते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं। तो उसने बोला प्लियोट्रोपिक जीन क्या शो करेंगे। प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब है एक जीन बहुत सारे ट्रेट को अफेक्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन शो करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं होती, लिथैलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है, ए मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरीज ए विमेन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजाइगस ए। देखो ब्लड ग्रुप एलील की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए होगा, ए बी ब्लड ग्रुप है, और फिर हमारे पास इसने बोला एक ब्लड ग्रुप है ए, दूसरा है ए बी, विच टाइप प्रोजेनी वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजाइगस ए, मैन हेटेरोजाइगस ए है। ये कौन सी प्रोजेनी इंडिकेट कर रही है। अगर देखो अगर मैन हमारा हेटेरोजाइगस है, आई ए है, ठीक है, तो वो आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ए और ए बी पॉसिबल होगा प्रोजेनी में। अगर हमारे पास आई ए और आई ओ मतलब ए ओ और आई बी हो, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा ऑफ स्प्रिंग, आई ए, या तो ए ब्लड ग्रुप आ सकता है या ए बी आ सकता है या ए आ सकता है, मतलब ए ओ आएगा तो ए आएगा या बी ओ आएगा तो बी आएगा, है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसने बोला अगर हेटेरोजाइगस ए है तो क्या आ सकता है हमारा, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर होगा, बी। हेटेरोजाइगस ए है, अगर हेटेरोजाइगस ए है हमारा तो हमारे पास बी बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है ना। तो बी चाइल्ड प्रूव्स फादर क्या है, हेटेरोजाइगस है ना, बी प्रूव कर रहा है क्योंकि इसमें भी हमारा ए आएगा ए बी आएगा, दोनों में ए और ए बी आएगा, ओ तो किसी में भी नहीं आएगा, बी है जो हेटेरोजाइगस में आएगा, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक रिकम्बिनेशंस ओक्योर्स थ्रू, किसके थ्रू होता है, माइटोसिस फर्टिलाइजेशन के थ्रू, माइटोसिस मियोसिस के थ्रू, मियोसिस फर्टिलाइजेशन नन ऑफ द अबो। तो कब होती है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है,
म्यूसिस एंड फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है कि म्यूसिस के टाइम पे ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकम्बिनेशन होती है। नेक्स्ट है ए चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज ओ, हिज पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, अगर ओ है तो उसने ओ के लिए जो एलील है वो दोनों पेरेंट से रिसीव की है ना, दो, तो बी ओ हो सकता है, ए ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। तो अगर बी ओ है तो बी ओ मल्टीप्लाई ओ ओ करेंगे तो चाइल्ड ओ ओ हो जाएगा। ए ओ है तो एक ए होगा, एक ओ ओ होगा, तब भी बच्चा ओ ओ हो सकता है। ए बी में नहीं पॉसिबल और ए बी में भी नहीं पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ए बी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ए बी में पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी, इसने बोला कैन नॉट बी, तो ए बी में पॉसिबल नहीं है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। अगर कोई क्वेरी है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो।